नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की फसकबाजी समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक बुलेटिन के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। गढ़वाली में एक पखाना है, बल तिम लखते अरनंगी दिखे। उत्तराखंड सरकार की स्थिति इन दिनों बिल्कुल ऐसी ही बनी हुई है। बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ और गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री तक तीर्थ पुरोहित और पंडे पुजारी तो सरकार मुर्दाबाद कर ही रहे थे, लेकिन इस दौरान यात्रियों की जिस अभूतपूर्व संख्या को सरकार अपनी उपलब्धि बताती रही, वो यात्री भी अब जगह जगह अव्यवस्थाओं के चलते उत्तराखंड सरकार हाय हाय के नारे लगा रही है। सरकारी अमला यात्रा को सुलभ बनाने के लिए दिन रात एक तो कर रहा है, लेकिन कहीं संसाधन और कहीं सगोर की कमी के चलते सरकार की किरकिरी लगातार हो रही है। उधर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड सरकार पर अलग से खौंबाग बने हुए हैं। जंगलों की आग के मामले में सुप्रीम कोर्ट लगातार प्रदेश सरकार को कंडाली की झपाक लगा कर उसके कर्तव्य याद दिला रहा है, और इधर हाईकोर्ट ने सरकार को एक नए धर्म संकट में डाल दिया है कि बताओ हाईकोर्ट कहां शिफ्ट किया जाए। जिस प्रदेश का नेतृत्व पिछले 24 साल से अपनी राजधानी तय करने में ही जगबग हो रहा हो, उसे अब हाईकोर्ट के मामले में खुद हाईकोर्ट ने ही जगबगा दिया है। इस मामले पर जमकर राजनीति भी होने लगी है और गढ़वाल वर्सेस कुमाऊं की सतत बहस भी नए सिरे से खड़ी हो गई है। प्रदेश में जब ऐसा महाघपरोल मचा हुआ है तो हमारे सीएम साहब कभी कभी मोर्चों पर उतरते तो दिखते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री होने के साथ आखिर वो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। इसलिए दिल्ली से लेकर मुंबई तक कभी ई छोर लस्स कभी वी छोर ढस्स करने को मजबूर हैं। बहरहाल, बीते हफ्ते प्रदेश में सबसे चर्चित रहे इन मुद्दों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं और इसकी शुरुआत नैनीताल हाईकोर्ट के मामले से ही करते हैं। हुआ यूं कि बीती 8 मई को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वो 1 महीने के भीतर ये बताएं कि हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के लिए सबसे मुफीद जगह कौन सी है। हाईकोर्ट को नैनीताल से कहीं और शिफ्ट करने की ये बहस नई नहीं है। ये बात पहले भी कई स्तर पर उठती रही कि नैनीताल एक पर्यटक स्थल होने के चलते वहां हाईकोर्ट के संचालन में कठिनाई है, जो वक्त के साथ लगातार बढ़ रही है। अपने आदेश में ही हाईकोर्ट ने चिन्हित किया है कि पिछले 20 साल में नैनीताल हाईकोर्ट के जजों की संख्या 3 से बढ़कर 11 हो चुकी है और आने वाले समय में ये कई गुना और बढ़ेगी। ऐसे में इतने जजों वाली कोर्ट के लिए नैनीताल पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने नैनीताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जो टीप की है, वो पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को समझने के लिए पर्याप्त है। नैनीताल तो फिर भी ऐसी जगह है जहां हर तरह की सुविधाएं पहाड़ के अन्य शहरों की तुलना में थोड़ा ज्यादा ही हैं। लेकिन जब नैनीताल की ही स्वास्थ्य सुविधाएं हाईकोर्ट इतनी अपर्याप्त पाता है, तो मिलॉर्ड्स को बीच बीच में एक चक्कर नैनीताल से रानीखेत होते हुए और गैरसैंण कर्णप्रयाग होते हुए नीचे उतरना चाहिए। क्या पता इसी बहाने बांझा पड़े पहाड़ों की स्वास्थ्य व्यवस्था का कुछ उद्धार ही हो जाए। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी का हवाला देकर एक हाईकोर्ट को तो पहाड़ से नीचे उतार लिया जाएगा, लेकिन इस पहाड़ी राज्य के पहाड़ी क्या हमेशा खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए ही अभिशप्त रहेंगे? बहरहाल, हाईकोर्ट के मामले में कुछ साल पहले यह तय हुआ था कि कोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करते हुए हल्द्वानी में गौला पार बनाया जाएगा। इसके लिए वहां 26 हेक्टेयर जमीन चिन्हित भी कर ली गई थी, लेकिन इस जमीन का लगभग 75% हिस्सा वन भूमि है। ऐसे में हाईकोर्ट ने माना कि यह जमीन कोर्ट के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं, क्योंकि इसके लिए हजारों पेड़ों को काटना पड़ेगा। हाईकोर्ट का यह तर्क और यह चिंता स्वागत योग्य है। सरकार जहां किसी भी योजना के लिए हजारों लाखों पेड़ों के कटान को एक झटके में स्वीकार कर लेती है, वहीं कोर्ट का अपने परिसर के लिए भी इस तरह से चिंतित दिखना यह सराहनीय है। लेकिन गौला पार की जमीन को नकारते हुए कोर्ट ने जब सरकार से कोई अन्य जगह तलाशने को कहा, तो इस मुद्दे के राजनीतिक मायने बड़े बन गए। सबसे पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने ही मुख्यमंत्री को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख डाली, जिसका मजमून यही था कि हाईकोर्ट अगर नैनीताल से कहीं और जानी ही है तो हल्द्वानी में गौला पार ही सबसे मुफीद जगह रहेगी। उन्होंने अपनी चिट्ठी में राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को यह भी याद दिलाया कि हे पार्थ, ये फैसला प्रदेश में कोर्ट कहाँ हो, राजधानी कहाँ हो, सचिवालय कहाँ हो आदि ये तो तुम्हें लेने चाहिए। कोर्ट ये फैसला कैसे ले सकती है? अतः तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र केंद्र या सर्वोच्च न्यायालय पहुंचकर इस मामले का समाधान करना चाहिए। वैसे हाईकोर्ट ने इस मामले में जनमत संग्रह की भी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर की जनता से भी राय ली जानी चाहिए कि हाईकोर्ट नैनीताल से शिफ्ट हो या नहीं हो। लेकिन कोश्यारी दा इस बात पर भी सिंग पलिया रहे हैं कि कोर्ट आखिर जनता से क्यों पूछ रहा है। कुल मिलाकर उन्होंने अपनी चिट्ठी से ये संदेश दे दिया है कि कोर्ट अगर कुमाऊं से बाहर गई तो आने वाले समय में इसके राजनीतिक मायने बड़े विकट होंगे। इसलिए अपने शिष्य पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने चेता दिया कि झन दिया चेला तू हाई को कोर्ट ई कुमाऊं से बहरा।
हाई कोर्ट के कुमाऊं से निकल जाने की बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि इसके लिए ऋषिकेश में आईडीपीएल को भी उपयुक्त स्थान माना जाता रहा है। अगर हाईकोर्ट गौलापार शिफ्ट नहीं होती तो फिर आईडीपीएल के पक्ष में कई तर्क मजबूत होने लगते हैं। पर्याप्त जमीन, सड़क से लेकर रेल और हवाई जहाज तक की कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर होना आदि आदि। जब संविधानी देहरादून ही है तो उससे बेहतर क्या ही होगा। प्रैक्टिकलिटी का हवाला देकर यह तर्क मजबूती से खड़ा किया जाता है। बार काउंसिल के कुल 20 में से 13 सदस्य भी आईडीपीएल या देहरादून जिले में ही कहीं हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के पक्ष में लिखित तौर पर दे चुके हैं। फिर एक तर्क यह भी दिया जाता है कि हाईकोर्ट में आम जनता से ज्यादा सरकारी अधिकारियों का जाना होता है। ज्यादातर सरकारी अधिकारी देहरादून में बैठते हैं, इसलिए अगर हाईकोर्ट भी यहीं होगी तो सरकारी खर्च कुछ कम किए जा सकेंगे। केसों की संख्या के आधार पर भी यह तर्क दिया जाता है कि हाईकोर्ट में 60% से ज्यादा मामले गढ़वाल क्षेत्र के होते हैं, इसलिए भी कोर्ट यहां होनी चाहिए। लेकिन दो टूक सच ये है कि हर पक्ष अपनी अपनी सुविधा के अनुसार तर्क करता है। कुछ लोगों का इसमें व्यावसायिक लाभ है। मसलन हाईकोर्ट अगर देहरादून आती है तो गढ़वाल क्षेत्र के वकीलों का वर्चस्व बढ़ेगा और व्यवसाय भी बढ़ेगा। चूंकि वो संख्या में भी ज्यादा हैं, इसलिए उनकी मांग कुछ ज्यादा जोर से सुनाई पड़ती है। दूसरी तरफ अगर कोर्ट हल्द्वानी में बनती है तो कुमाऊं क्षेत्र के वकीलों को यही लाभ मिलेंगे। एक तीसरा पहलू राजनीति का भी है। हमारे प्रदेश की राजनीति में भले ही कोई खुलकर स्वीकार करे या ना करे, लेकिन ठाकुर ब्राह्मण और गढ़वाल कुमाऊं जैसे समीकरण हर पार्टी हमेशा साथ के चलती है। मुख्यमंत्री ठाकुर हो तो प्रदेश अध्यक्ष बामण को बनाया जाता है और नेता प्रतिपक्ष कुमाऊं से हो तो पार्टी अध्यक्ष गढ़वाल से बनाया जाता है। ऐसे में राजधानी अगर गढ़वाल में है तो हाईकोर्ट कुमाऊं में हो, ये राजनीतिक नैरेटिव बड़ा मजबूत है। वैसे प्रदेश की मूल भावना और राज्य आंदोलन के शहीदों की शहादत का अगर सम्मान हो तो हाईकोर्ट और राजधानी दोनों के लिए गैरसैंण ही सबसे मुफीद जगह है। 90 के दशक में बनी कौशिक समिति और राज्य गठन के बाद बना दीक्षित आयोग, दोनों में ये बात सामने आई कि प्रदेश की जनता बहुमत से चाहती है कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में हो। अब नियत हो तो सरकार को इस मौके पर मजबूती से गैरसैंण के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे जो विधायक 1-2 दिन के सत्र के लिए भी गैरसैंण जाने से कतराते हैं, वो इसके पक्ष में क्या ही खड़े होंगे। असल में हमारे नेता लोग बड़े चकड़ैत हैं। वो जानते हैं कि आप और हम सोशल मीडिया पर गढ़वाल बनाओ कुमाऊं की बहस में कमेंटबाजी करते रहेंगे और उधर उनकी राजनीति में पौबहार बनी रहेगी। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो चारधाम यात्रा से जुड़ी है। इस बार यात्रा में पहुंच रहे लोगों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही अव्यवस्थाओं का भी अभूतपूर्व नजारा सामने है। पहाड़ की सड़कों पर कई घंटों के जाम लग रहे हैं। यात्री समय पर अपने होटलों तक नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए उनका समय और खर्च दोगुना हो रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति भी चरमराई हुई नजर आने लगी है। लेकिन हमारी सरकार है कि व्यवस्था को ठीक करने से ज्यादा ध्यान इस बात पर दे रही है कि कहीं अव्यवस्था की खबरें चर्चा में न आए, और इसके लिए वो पत्रकारों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के मुकदमे तक कर रही है। देश के कोने कोने में चुनाव प्रचार करने और मुंबई के बीच पर क्रिकेट खेलने के दौरान जब अपने धामी जी को ख्याल आया कि उनके जिम्मे एक प्रदेश भी है जहां पहुंचे यात्री उत्तराखंड हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, तो वे भी बीते हफ्ते उत्तराखंड के दौरे पर आए और ग्राउंड पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो बयान दिया उससे लोग समझ नहीं पा रहे कि उन्हें खुश होना चाहिए या परेशान। धामी जी ने कहा कि अब गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए भी मास्टर प्लान लागू किया जाएगा। अब समस्या ये है कि यह निर्भगी मास्टर प्लान जहां जहां लागू हो रहा है वहां स्थानीय लोगों की मवासी घाम लगने की नौबत आ रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में मास्टर प्लान के नाम पर जो हो रहा है उसने वहां के स्थानीय लोगों को इतना परेशान कर दिया है कि दर्जनों मुकदमे तो हाईकोर्ट में लंबित पड़े हैं। उस पर भी तुर्रा ये कि आखिर मास्टर प्लान है क्या और है कहां, इसका ठीक जवाब खुद सरकार के पास भी नहीं है। अब बद्रीनाथ का ही उदाहरण लीजिए। वहां जिस मास्टर प्लान के तहत काम किया जा रहा है उसे मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है, लेकिन इस ड्रीम का ब्लूप्रिंट कैसा है ये कोई नहीं बताता। सूचना के अधिकार में जब कुछ लोगों ने यही सवाल पूछे तो उनके हाथ एक दस्तावेज आया जिसे मास्टर प्लान बताया गया। इस दस्तावेज का नाम है बद्रीनाथ पुनरीक्षित महायोजना 2025। अब सबसे मजेदार बात यह है कि यह महायोजना स्वीकृत हुई 20 मार्च 2012 को, जबकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने मई 2014 में। फिर भी यह महायोजना मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे बन गई, इसका जवाब खोजने के लिए अब साक्षात बकिया बैठाने पड़ेंगे। स्थानीय लोगों के लिए परेशानी की बात यह भी है कि धरातल पर जो काम हो रहे हैं वो भी इस महायोजना के तहत नहीं हो रहे, जिसे मास्टर प्लान के नाम से लोगों को दिखाया जा रहा है। यानी मौके पर खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है और ये सब गुजरात की निजी कंपनियां कर रही हैं। कहने को काम CSR के तहत हो रहा है, इसलिए मॉनिटरिंग का झोल भी कम है और ऑडिट के लफड़े भी कम।
यही स्थिति केदारनाथ की भी है, जहां स्थानीय लोग और व्यापारी मास्टर प्लान के तहत हो रहे अन्याय के खिलाफ हाईकोर्ट तक जा पहुंचे हैं। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बल ऐसे ही मास्टर प्लान गंगोत्री और यमुनोत्री में भी शुरू किए जाएंगे, लेकिन विकास के वायदे सुनते ही गंगोत्री और यमुनोत्री वालों के पसीने छूटने लगे हैं। कुछ समय पहले बरसात के चलते प्रदेश के जंगलों को थोड़ा राहत मिली थी, लेकिन पिछला हफ्ता एक बार फिर इस लिहाज से बुरा साबित हुआ। इस दौरान भी एक व्यक्ति की जंगल में आग लगने से मौत हो गई और प्रदेश भर में वनाग्नि की कई घटनाएं दर्ज हुई। इस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों की खिंचाई की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किए हैं कि उत्तराखंड को इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त बजट क्यों नहीं दिया गया। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 10 करोड़ की मांग की थी, जबकि केंद्र ने सिर्फ 3 करोड़ 15 लाख रुपए ही आवंटित किए। अब आप लोग धैर्य से सोचिएगा कि उस डबल इंजन का क्या फायदा जो इतने अहम समय पर भी काम ना आ सके। होना तो ये चाहिए था कि राज्य और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार होने का लाभ प्रदेश को मिलता, उसे पर्याप्त बजट दिया जाता और वनाग्नि से निपटने के लिए वो सभी सुविधाएं दी जाती जो चुनाव के वक्त गिनाई जाती थी कि डबल इंजन के क्या क्या फायदे होंगे। लेकिन इसके उलट उत्तराखंड के वन विभाग के कर्मचारियों को भी आग बुझाने की जगह चुनाव ड्यूटी पर लगा दिया गया। एक तो वन विभाग में पहले ही स्टाफ की कमी है, ऊपर से जो हैं भी उन्हें भी अन्य जगह अन्य कामों पर मसा दिया जाए तो स्थिति वही होनी है जो दिख रही है। पिछले हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल सरकार से पूछे तो सरकार का जवाब ठीक वही था जो आप और हम बचपन में गलती करने के बाद अपने माँ साहब को दिया करते थे कि गुरुजी आगे से नहीं होगा। जंगलों की आग की तरह ही प्रदेश में सरकारी भर्तियों की समस्या भी सनातन स्वरूप ले रही है। बीते हफ्ते प्रदेश के कई युवाओं ने बारामासा को अपनी समस्या भेजी और बताया है कि जेईई परीक्षा के लिए एक तो साल 2013 के बाद सीधा 2021 में वैकेंसी खोली गई, जो पेपर लीक की भेंट चढ़ गई। इसके बाद 2023 में दोबारा परीक्षा हुई, लेकिन उसके भी परिणाम आज तक घोषित नहीं किए गए। पहले तो 10 साल तक परीक्षा ही नहीं हुई और अब 4 साल से भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। हमारे नेता जब बयान देते हैं कि आने वाला दौर उत्तराखंड का है, तो उन्हें एक बार ऐसे किसी परीक्षार्थी की आंखों में आंखें मिलाकर ये कहना चाहिए। दशकों तक जो राज्य एक भर्ती परीक्षा सफलता से आयोजित नहीं कर सकता, उसके नेता किस आत्मविश्वास से ऐसे बड़े बड़े बयान देते होंगे। इन युवाओं का ये भी कहना है कि सरकार ऐसा जानबूझकर कर रही है ताकि आउटसोर्सिंग के जरिए सारा ठेका निजी कंपनियों को दे दिया जाए। वैसे तमाम उदास खबरों के बीच कुछ उम्मीद भरी खबरें भी इस हफ्ते आई। प्रदेश के लिए ऐसी ही एक अच्छी खबर इस दौरान चीन से भी आई, जहां आयोजित रोड टू यूएफसी प्रतियोगिता में उत्तराखंड के अंगद बिष्ट ने भारत की ओर से शानदार प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में जगह बना ली। रोड टू यूएफसी मिक्स्ड मार्शल आर्ट की एक प्रतियोगिता है। इस खेल में पिछले कुछ समय में उत्तराखंड के कई युवाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश और दुनिया में अपना नाम बनाया है। ऐसी ही एक उम्मीद भरी खबर फूली नाम की फिल्म के बारे में आई, जो अगले महीने की 7 तारीख को रिलीज होने जा रही है। पौड़ी जिले की डबरालसियों पट्टी में शूट हुई इस फिल्म की ये विशेषता है कि इसमें स्थानीय बच्चों ने ही मुख्य किरदार निभाए हैं। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक अविनाश ध्यानी हैं, जो इससे पहले शहीद जसवंत सिंह रावत के जीवन पर 72 आवर्स मार्टियर हु नेवर डाइड फिल्म बना चुके हैं। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उत्तराखंड की तमाम हलचलों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सुपर थैंक्स या चैनल की पेड मेंबरशिप लेकर हमारा सहयोग करें। आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव या सूचना हो तो आप इस मेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। सिमनिया पैलान।